हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने जाना कि क्या होता है कंट्रोल, क्या होता है कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल में रहती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस चैप्टर में आपने अभी तक क्या क्या चीजें समझी हैं, आप इस बात पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास कुछ वर्ड्स आए थे, जैसे कि आपने कहा था यहाँ पर क्रिया, ठीक है। और एक शब्द आता है प्रतिक्रिया। हमने कहा जब भी प्रतिक्रिया निकलती, एक तो क्रिया है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा जब आप हिंदी में पढ़ते हैं, ग्रामर में तो आप पढ़ते हैं क्रिया को, वर्ब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। हमने कहा कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं वो क्रिया है, ठीक है। प्रतिक्रिया कहा क्या है, जो रिस्पॉन्स निकलता है किसी चीज के लिए, हमारा रिस्पॉन्स निकलना, या फिर हम किसी चीज को लेकर के कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आपने चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्रिया तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन आपने पढ़ा था यहाँ पर उद्दीपक, और आपने कहा उद्दीपक से या उद्दीपक के लिए ही क्या निकलती है, प्रतिक्रिया निकलती है। कोई भी उद्दीपक है, अब हमने कहा कि उद्दीपक के लिए क्या निकलेगी, यहाँ पे प्रतिक्रिया निकलेगी। जैसे कि हमने कहा कि हमारी बॉडी कैसे पहचानती है, या हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज हमारे लिए क्या खतरनाक है या कोई लाभदायक है, कहाँ पर हमें किस चीज को कितना वहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे कितना यूज नहीं करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब आप क्या कर रहे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, हम इतना समझते हैं कि कितनी ही स्पीड में हमें रहना चाहिए। स्पीड आप बढ़ाते हैं तो आपको डर लगता है। अब वो डर क्यों लगा आपको, ठीक है। जैसे आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपने किसी सांप को देखा तो आप डर क्यों गए। आपने जब किसी गर्म वस्तु को छुआ तो आपने एकदम से हाथ क्यों हटा लिया है। ये सारी जो चीजें हैं ये क्यों हो रही हैं, आपने कहा क्योंकि उद्दीपक है, उद्दीपक के लिए क्या निकल रही है, प्रतिक्रिया निकल रही है, ठीक है। उद्दीपक स्टिमुलस जो आपके इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, बायोटिक हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकते हैं। आपने उद्दीपक की बात की है, आपने उद्दीपक जिसे आप स्टिमुलस कहते हैं, प्रतिक्रिया जिसे आप क्या कहते हैं, यह है स्टिमुलस, यह प्रतिक्रिया जिसे आप रिस्पॉन्स कहते हैं। इसी के साथ आपने रिसेप्टर की भी बात की है, ठीक है। हमने कहा कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, आप किसी चीज के लिए क्या कर रहे हैं, अपना अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये किसकी वजह से हुआ, आपने कहा नर्वस सिस्टम की वजह से। जब नर्वस सिस्टम की बात आती है तो हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स के बारे में बात की है, ठीक है। हमने समझा है ब्रेन क्या होता है, हमने समझा स्पाइनल कॉर्ड की क्या भूमिका होती है, या हमने कहा न्यूरॉन है तो न्यूरॉन किस प्रकार से कार्य को कर रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये तो हमने बात की है मनुष्यों के बारे में या फिर एनिमल्स में आपने देखा। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लांट्स के बारे में, तो हमने कहा कि प्लांट्स में कैसे यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया कैसे निकलती है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या नर्वस सिस्टम होता है, हमने कहा नहीं, यहाँ पर क्या पाया जाता है, हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। हॉर्मोन्स आपने दोनों में पढ़े हैं, मेल में फीमेल में आपने दोनों में समझा है। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास क्या आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर में हमने कितना समझा है, ये आप क्वेश्चन से समझ पाएंगे कि आपने किसी टॉपिक को कितने अच्छे से कवर किया है। पहला जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। और पहली स्टेटमेंट पढ़िए, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डोमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स। वो कौन सा पादप हार्मोन है जो कि यहाँ पर सीड और बर्ड में यानी कि बीज और कली में क्या करता है, डोमेंसी को प्रमोट करता है। क्या है, आपने कहा पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, सेकंड है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और लास्ट है एब्सिसिक एसिड। आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है। हमने क्या एब्सिसिक एसिड, क्या बोला था एब्सिसिक एसिड को, स्ट्रेस हार्मोन हमने कहा था। क्या करेगा ये, हमने कहा ये ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कहा कि जो लीफ है, जो लीफ आपने कहा कि जब मेच्योर हो जाती है तो वो क्या होती है, पेड़ से झड़ जाती है, उसका जो रीजन है उसमें भी हमने एब्सिसिक एसिड कहा था, ठीक है।
अगर हम बात करें ऊपर के और हार्मोन्स के बारे में, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इन चारों में क्या समानता और क्या विभिन्नता है? हमने कहा कि अगर हम इनका स्थान देखें कि ये चारों कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये चारों आपके पास आते हैं प्लांट हार्मोन। ये चारों आपके पास आते हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है। लेकिन ये तो क्या सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा इनमें? आपने कहा ऑक्सिन क्या कर रहा है, आपने कहा शूट टिप पे है, तो क्या करेगा? पेड़ की लंबाई के लिए उत्तरदायी होगा। जिबरेलिन आपने कहा स्टेम के लिए, स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। साइटोकाइनिन आपने कहा कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और एब्सिसिक एसिड आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं। चलिए, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये रिसेंटली आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपने कहा रूट्स ऑफ प्लांट्स आर, जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो क्या हैं, उनमें किस प्रकार की गति आप पा सकते हैं या देख सकते हैं? आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। पहला है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नन ऑफ दीज। क्या कह रहे हैं ऑप्शन आपसे? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहिए, या आप कहिए कि जियोट्रॉपिक मूवमेंट यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है। आपको ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक या फिर नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट यहाँ पे पाई जा रही है। हमने दो शब्दों को डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में। हमने कहा प्लांट्स में गति पाई जाती है, और जो गति पाई जा रही है वो यहाँ पर दो प्रकार से पाई जाती है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में जब हमने बात की थी, हमारे पास चार प्रकार के मूवमेंट आए थे, क्लियर है। जिसमें हमने कहा कि आपके पास दो प्रकार के एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। पहला है जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरा है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब दोनों क्या हो सकते हैं? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। सेम आपने कहा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। आपको बताना ये है कि किसी प्लांट की जड़ें हैं उनमें किस प्रकार की मूवमेंट पाई जाएगी। पहला पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि जियोट्रॉपिक मूवमेंट पाई जा रही है जो कि पॉजिटिव है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि जियोट्रॉपिक मूवमेंट तो है लेकिन कैसी है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। थर्ड ऑप्शन है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है लेकिन कैसा है? पॉजिटिव है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दिस, की इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक है। एक बार आप स्टेटमेंट को पढ़िए, और स्टेटमेंट आपसे क्या कहती है ये देखिए। आपसे अगर जियोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक आपके पास वर्ड आए हैं, इट मीन्स कि ये मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपसे पूछा गया है कि पौधे की जड़ में किस प्रकार की गति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हम कह सकते हैं, अगर मैं इस स्टेटमेंट को और ज्यादा इलाबोरेट करूं या और ज्यादा इजी वे में आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आपसे पूछा जा सकता है पौधे की जड़ में किस प्रकार की गति पाई जाती है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार की गति पाई जा रही है। आपने कहा जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, ध्यान रखिए। अगर हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट की बात करते हैं तो हमने कहा ये रिलेटेड होगा अर्थ से रिलेटेड। और अगर स्टिमुलस की बात करें या उद्दीपक की बात करें, उद्दीपक यहाँ पर होता है ग्रेविटी। ये सारी चीजें आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ही यहाँ पे क्या किया, हमने इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। हमने कहा जो अर्थ है, अर्थ में से रिलेटेड ये क्या होगी? मूवमेंट होगी, और इसमें जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा? ग्रेविटी होगी। अगर यहाँ पर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की बात आती है तो हमने कहा कि यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा
वो क्या होगा? लाइट। क्योंकि लाइट, किस लाइट के बारे में बात की जा रही है? सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश के बारे में, ठीक है। और सूर्य कहाँ रहता है? आपने कहा कि ये पृथ्वी पे तो नहीं रहेगा, हमारे वायुमंडल में रहता है, ऊपर की ओर रहता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर स्टिमुलस है लाइट और यहाँ पर स्टिमुलस है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है और लाइट आपने कहा ऊपर की ओर है। तो अब आपको बताना है कि पौधे की जड़ में किस प्रकार की गति पाई जाती है। एक बार आप लोग स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शन देखिए और अपने सही उत्तर को यहाँ पे चूज कीजिए। चलिए, तो इजी है। अगर हम यहाँ पे रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स कहाँ की ओर ग्रो करते हैं? नीचे की ओर। हमने कहा नीचे की ओर जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगी? ग्रेविटी होगी। तो यहाँ पर आपने कहा रूट्स में कैसे मूवमेंट पाई जाएगी? सबसे पहले तो हम इतना समझते हैं कि रूट्स में पाई जाएगी जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। इतना ही हमने कहा था। हमने क्या बोला था कि जो जियोट्रॉपिक मूवमेंट है वो रिलेटेड है स्टिमुलस से। कौन से स्टिमुलस से? ग्रेविटी से। ग्रेविटी क्या होगी? नीचे की ओर काम करती है। अब हमारे पास जियोट्रॉपिक मूवमेंट के दो ऑप्शन है। आपने कहा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा स्टिमुलस की दिशा में अगर हो रहा है, उद्दीपक की दिशा में हो रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर स्टिमुलस की दिशा के विपरीत दिशा में हो रहा है तो नेगेटिव होगा। तो आपने कहा कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आएगा? यहाँ पे सही आंसर आता है, ठीक है। क्लियर है? क्या होगा? आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपसे सेम उसी से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आया है। आपसे कहा गया है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स रूट्स टूवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड। आपने कहा कि जो यहाँ पर पेड़ की जड़ें हैं उसमें दो प्रकार के मूवमेंट हमने कहे थे। ये हमारे पास स्टेम है कोई, ठीक है, ये इसकी क्या है? मुख्य जड़ है, हमने कहा। और इसमें क्या निकल रही हैं? द्वितीय जड़ें निकल रही हैं इस प्रकार से। आप कह सकते हैं ये जो जड़ें हैं ये इस प्रकार से फैल रही हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जड़ें ऊपर आके फिर से नीचे की ओर चली जाती हैं, यानी कि भूमि से ऊपर भी जड़ें आ जाती हैं। अब आप ये देखिए, जड़ों में दो प्रकार की गति पाई जा रही है। एक तो मुख्य जो जड़ है वो सीधे नीचे की ओर बढ़ रही है, एक जो जड़ है वो क्या हो रही है? इस प्रकार से फैल रही है। तो दो हमें अलग अलग प्रकार के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये आया है कि रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स रूट्स टूवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड, यानी कि पौधे की जड़ों का जल के प्रति जो मूवमेंट होता है, जल के प्रति या जल की ओर जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, हमने क्या बोला? जड़ों की या जड़ों, पानी की ओर होने वाली जो जड़ की गति है वो क्या कहलाती है? ये बताइए, क्या कहलाती है? आपने कहा उसे हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। पहला ऑप्शन है क्या? उसे हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। सेकंड है उसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। तीसरा है उसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म। अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? शब्दों के मतलब पता होने चाहिए। जो कीमो वर्ड है ये संबंधित है केमिकल से, यानी कि रसायन से, ठीक है। जो फोटो वर्ड है वो है लाइट से रिलेटेड। जो हाइड्रो वर्ड है वो है पानी से रिलेटेड। जो जियो वर्ड है वो है अर्थ या भूमि से रिलेटेड। अब बताइए, हमने बोला जो जड़ें हैं उनमें क्या पाई जा रही है? इस प्रकार से गति पाई जा रही है, और ये जो गति है ये किसकी है? पानी की दिशा में है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि इस प्रकार की गति में जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है वो है पानी, ठीक है। अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्रॉपिक मूवमेंट उसी दिशा में हो रहे हैं जिस दिशा में आपको स्टिमुलस या उद्दीपक दिख रहे हैं। यहाँ पर उद्दीपक क्या है? पानी है, क्योंकि पानी की ओर जड़ की गति हो रही है। तो पानी से संबंधित जो वर्ड हमारे पास आया है उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। उसे क्या कहेंगे?
हाइड्रोट्रॉपिज्म। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स रूट्स टूवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी कि पेड़ की जड़ों की पानी की ओर होने वाली जो गति है उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। क्लियर इतना वर्ड? आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस चीज से संबंधित है। ठीक है, एक बार अपने आंसर को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके पास स्टेटमेंट आई है उसमें आपसे पूछा गया मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन ड्यू टू। देखिए सारे क्वेश्चन आपके ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड हैं। आपसे पूछा गया है कि जो सूरजमुखी का फूल है वो क्या करता है, सूर्य की दिशा की ओर ही गति करता है। आपने देखा होगा कि जो सनफ्लावर होते हैं, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जिस प्रकार जहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही होगी उसका जो मुख होता है फूल का वो उसी दिशा में होता है। क्या कहेंगे इसे, कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे या हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। इजी क्वेश्चन है क्योंकि लाइट से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए आपके यहाँ पर जो मूवमेंट आ रही है, प्लांट्स मूवमेंट, जिनमें हमने क्या बोला है, दो प्रकार के मूवमेंट के बारे में हमने बात की है। ठीक है, टॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड आपके पास कितने सारे क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे पूछा गया है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। उस हार्मोन का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। सबसे पहले तो सेल डिवीजन के बारे में समझते हैं। कोशिका विभाजन जो होता है उसका जो समय होगा वो होता है 24 घंटे, 24 आवर्स। 24 घंटे में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, लेकिन ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। 23 घंटे तक, 23 आवर्स तक सिर्फ क्या होती है, प्रिपरेशन चलती है। 23 घंटों तक सिर्फ प्रिपरेशन ही चल रही है कि कोशिका का विभाजन होगा। लास्ट का जो 1 घंटा होता है, जो 1 आवर होता है, उसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो हमने कहा प्रिपरेशन में क्या आएगा, हमने ये देखा कि अगर ठीक है 23 घंटों तक अगर प्रिपरेशन चल रही है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसके लिए आपको समझना होगा सेल, यह सेल। अब आप सेल के सारे पार्ट्स को समझते हैं। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है, यहाँ पर आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस आता है। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, कोशिकांग होंगे। क्या क्या कोशिकांग आपने पढ़े थे, हमने बोला था यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है। बहुत सारे आपके पास क्या आएंगे, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। अब अगर इस कोशिका का विभाजन होगा तो सिंपल सी बात है कि इस कोशिका के विभाजन से मतलब है कि इस एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी। और हमने बात की थी कि जब ये कोशिकाएं मैच्योर होती है तो इस सेल के बराबर ही होती हैं। इन सेल्स में जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आपको इस पेरेंट सेल में मिल रही है वो सेम मटेरियल आपको इन दोनों सेल्स में मिलेंगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, जब हम विखंडन जब हम पढ़ते हैं, हमने कहा कि किसी भी चीज के आपने क्या किया, दो टुकड़े किए। तो जैसे जैसे आप टुकड़े करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके पास छोटे पीस आते चले जाएंगे। लास्ट में हमारे पास एक ऐसा पीस आता है, एक ऐसा पार्ट आता है जिसे आप और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेल के साथ हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा इस सेल से जब दो सेल बनी तो होना क्या चाहिए था, अगर हम टेक्निकली देखें, हमने कहा ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, आधी सेल यहाँ आनी थी और आधी सेल यहाँ आनी थी। ऐसा तो नहीं हुआ, हमारे पास एक पूरी सेल यहाँ पर बनती है, एक पूरी सेल यहाँ पर बनती है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी मटेरियल इसके अंदर है, चाहे आप कहें, चाहे न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे जेनेटिक मटेरियल कहिए या चाहे साइटोप्लाज्म कहिए, चाहे सेल ऑर्गेनेल्स कहिए, इनका जो अमाउंट है वो डबल होने लगता है। जब अमाउंट डबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब दो भागों में विभाजित होगा तो इसके पास भी सेम वही सारी चीजें आएंगी और इसके पास भी सेम वही सारी चीजें आएंगी जो कि पेरेंट सेल के पास थी। इन सब में लगता है यहाँ पे 23 घंटे का समय। अलग अलग फेजेस में आप पढ़ेंगे कि कहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, कहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स बनी है। यहाँ पर आपके पास अलग अलग फेज आते हैं, G1 G2 फेज, S फेज, G0 फेज। ये सारे जो फेज हैं आप जब क्लास 11th में पढ़ेंगे सेल डिवीजन को तब आप डिटेल में समझेंगे इन चीजों को। ठीक है,
तो हमने कहा कि जो सेल डिवाइड कर रही है, पहले प्रिपरेशन हुई, जब सारे जो मटेरियल आपके पास आ गए हैं, सेल के अंदर जो भी मटेरियल थे उनका जो अमाउंट है वो डबल हो गया है। अब क्या होगा, लास्ट के 1 घंटे में यहाँ पर कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो कोशिका विभाजन है इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है कि इसमें प्लांट्स में। ठीक है, एक और चीज, ये प्लांट सेल नहीं है। अगर ये प्लांट सेल होती तो हम इसे कैसे बनाते, हम इसमें सेल वॉल को भी दिखाते। ठीक है, ये हमने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन अगर आप किसी प्लांट सेल को बना रहे होंगे तो आपको वहाँ पे सेल वॉल बनाना है, क्योंकि अगर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं कि बताइए प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम बताते हैं, हमने कहा कि यहाँ पर प्लांट सेल में सेल वॉल होगी और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। बाकी के जो डिफरेंसेस हैं अब बाद में बताते हैं, यही मेन डिफरेंसेस हम मानते हैं यहाँ पे। चलिए, अब बताइए, आपके पास ऑक्सिन आता है, जिबलिन आता है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था वो हार्मोन से रिलेटेड था, जिसमें हमने एब्सिसिक एसिड हमारा आंसर आया था। तो हमने क्या बोला, ऑक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए, जिबलिन सेम ग्रोथ के लिए, एब्सिसिक एसिड आपके पास स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसे क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। हमारे पास रह जाता है ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो जहाँ पे भी नए स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, नए ऑर्गन जहाँ पर बन रहे हैं प्लांट में, कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन के आंसर को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की है सेल डिवीजन के बारे में। एक और क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि क्यों सेल डिवीजन हो रहा है, क्या आवश्यकता है यहाँ पर कोशिका विभाजन की। तो हमने कहा कि जब भी ग्रोथ होगी तो ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर नई सेल ऐड हो रही है, चाहे आप प्लांट्स में कहें चाहे आप एनिमल्स में कहें। तो सेल डिवीजन का मतलब है नई सेल्स का ऐड होना, नई सेल्स का ऐड होना इट मीन्स यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही है। चलिए, अब आपके पास सेम क्वेश्चन आया है, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज। एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करना, ग्रोथ को इनहिबिट करना, प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स। अगर हम कहें ये वाले जो 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं, तीनों ग्रोथ की बात करें, सेल डिवीजन हुई तो ग्रोथ होगी। ठीक है, आपने कहा स्टेम की ग्रोथ है, इट मीन्स की प्लांट की ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। आपने कहा कि अगर सेल की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स की सेल्स जो है उनमें डिवीजन होगा और वो क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ को करेंगे। एब्सिसिक एसिड का जो मेन फंक्शन है वो है ग्रोथ को इनहिबिट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट हमने कहा आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, fall of mature leaves and fruit from a plant is triggered by which of the following substances। कि यहाँ पर जो प्लांट से पत्तियां और फल नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, खुद से गिर जाते हैं। जब आप देखते हैं कि पत्तियां ज्यादा परिपक्व हो जाएंगी तो पत्तियां गिर जाती हैं, फल ज्यादा पक जाते हैं तो फल गिर जाते हैं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबलिन, एब्सिसिक एसिड। अगेन सेम ऑप्शन है, अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है। इन सारी चीजों के लिए हमने क्या बोला, किसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, एब्सिसिक एसिड को, और एब्सिसिक एसिड ही इन सारी चीजों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो आप समझ पा रहे हैं कि सेम क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की जा रही है। आपके पास पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोग क्या करेंगे, उन्हें लगाते रहेंगे। तो यहाँ तक हमने बात किया प्लांट्स हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो नया क्वेश्चन आता है उसमें कहा गया है, any change in the environment to which an organism respond is called। आपने कहा आपके वातावरण में कोई भी परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, आपकी बॉडी में एक रिस्पॉन्स निकला है, आपकी बॉडी में एक चेंज आया है, उसे हम क्या कहेंगे, आपका वातावरण है। वातावरण यानी कि हम पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण में आपके 2 घटक आते हैं मेनली, यही हमने पढ़ा था, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक। अब आपने कहा इन जैविक और अजैविक घटकों की वजह से कोई भी जो चीज हो रही है, कोई भी इनमें परिवर्तन आ रहा है, इनमें कोई भी चीज हुई तो इसके प्रति क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स निकला, एक प्रतिक्रिया निकली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिर से पढ़िए, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। ये क्या है, आपका पर्यावरण है। पर्यावरण के 2 घटक हमने पढ़े हैं, जैविक, अजैविक।
अब जैविक में क्या आते हैं, अजैविक में क्या आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, हमने चीजें डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। मैंने बोला जैविक में कोई भी ऐसा घटक है जिसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, या अजैविक के कोई भी ऐसे घटक हैं जिनका हम पर क्या पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा है। और जब प्रभाव पड़ा तो हमने क्या दिया, फिर रिस्पॉन्स दिया, क्या निकलेगा, रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। तो बताइए ये जैविक और अजैविक घटक क्या कहलाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमने बोला कि क्या हुआ, जैविक और अजैविक जो घटक थे उनका, उनमें कोई भी चेंज हुआ, कोई भी परिवर्तन उनमें आया और उसका हम पे कोई प्रभाव पड़ा। जब हम पे कोई प्रभाव पड़ा तो हमने क्या दी, फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया दी या हमने रिस्पॉन्स दिया। तो बताइए ये जो जैविक और अजैविक घटक है ये क्या कहलाएंगे इस स्थिति में, इस केस में। ऑप्शन है स्टिमुलस इन्हें कहेंगे, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय से कहेंगे, रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया इन्हें कहेंगे, या इन्हें हार्मोन कहते हैं। एक बार अच्छे से पढ़िए और बताइए, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन आता है। अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारे पास यही आएगा। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर आपके आंसर के बारे में, ठीक है। हमने बोला, हमने अगर रिस्पॉन्स की बात की है, एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे या प्रतिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे, प्रतिक्रिया तभी निकलती है जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या होगा, उद्दीपक या किसी भी प्रकार का स्टिमुलस होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को और अच्छे से समझिए क्या बोल रहा है। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी परिवर्तन, टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, जिसके लिए कोई जीव क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा, उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपके जैविक और अजैविक घटक हैं उनमें होने वाला कोई भी परिवर्तन, फॉर एग्जाम्पल अजैविक घटकों को हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो हम पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ा होगा, हम गर्मी से परेशान हुए, हम उतने टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो सूख गए हैं, एक प्रभाव हम पे पड़ा है। अब प्रतिक्रिया में क्या हुआ, पेड़ पौधे सूख गए हैं, हम प्रतिक्रिया में क्या करते हैं, हम ठंडे स्थानों पे जाते हैं, हम ऐसी चीजें ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसी चीजें खाएंगे कि जिससे हमारा जो शरीर है उसका जो तापमान है वो मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। तो ये हमारी क्या निकल रही है, प्रतिक्रिया निकल रही है। अब जैविक घटकों के प्रति अगर हम देखें, हमने कहा आपके पर्यावरण में कोई भी चेंज हुआ, आपने कहा रेनी सीजन आता है और रेनी सीजन में आपने देखा कि आपके चारों ओर हरियाली फैल जाती है, ठीक है। क्या आया, आपके यहाँ पर पर्यावरण में चेंज आया, परिवर्तन आया, तो आप पे क्या प्रभाव पड़ा, आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपको अंदर से खुशी मिली। या फिर हमने कहा कि आप चल रहे थे और आपने रास्ते में एक शेर को देखा, अब वो भी क्या है, शेर का एक जैविक घटक है, ठीक है। जब आपने शेर को देखा तो आप पे कोई प्रभाव पड़ा, तो आपने कहा कि वो क्या चीज है, उसे हम क्या कहेंगे, कि जो परिवर्तन आपके जैविक और अजैविक घटकों में हो रहा है जिसकी वजह से हमने क्या दी, हम पे कोई प्रभाव पड़ा और हमने कोई प्रतिक्रिया दी, उसे हम क्या कहेंगे। बहुत सिंपल सा आंसर आपका था, स्टिमुलस या उद्दीपक। क्योंकि हमने यही बात की कि जब भी हम बात करेंगे रिस्पॉन्स की, हमने क्या बोला कि हम पे जब प्रभाव पड़ा तो हमने रिस्पॉन्स दिया, तो हमने जब रिस्पॉन्स दिया तो जिस चीज की वजह से आपने रिस्पॉन्स दिया है उसे हम क्या कहते हैं, हमने कहा उसे हम उद्दीपक या स्टिमुलस कहते हैं। इजी है क्वेश्चन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स तो आपकी बॉडी से आ रहा है, रिस्पॉन्स तो आप दे रहे हैं, या फिर केमिकल्स के बारे में हमने कोई बात यहाँ पे नहीं की है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। आपसे पूछा गया है, अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। आपने कहा बॉडी के उस पार्ट का नाम बताइए जो कि क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या दी गई है, कोई कमांड दी गई है या आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और उसके अनुसार क्या करती है आपकी जो बॉडी है वो काम करती है, क्या कहेंगे उसे, रिसेप्टर, इफेक्टर, नर्व या मसल्स। हमने सारे वर्ड्स के बारे में बात की है, रिसेप्टर किसे कहते हैं, इफेक्टर क्या होगा, नर्व्स क्या होंगी और मसल्स क्या होती हैं, इन चारों शब्दों के बारे में हमने इस चैप्टर में बात की। एक बार ऑप्शन पढ़िए और इसके आंसर आप बताइए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, आपकी बॉडी पार्टी क्या दिया है,
रिस्पॉन्स दिया है या आपको जैसे इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ने काम किया है, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। रिसेप्टर क्या होते हैं? जो आपके सेंस ऑर्गन पे पाए जाते हैं, आपके संवेदी अंगों पे पाए जाते हैं। ये यहाँ पर जो रिसेप्टर होंगे, ये ब्रेन की कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि ये जो आपके आउटर इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनको देखते हैं, उनके सिग्नल को रिसीव करते हैं और वहां से क्या होता है, आपके ब्रेन तक को वो सिग्नल पहुंचाए जाते हैं। इफेक्टर एक ऐसा ऑर्गन है, जब ब्रेन कमांड देता है या ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, तो कहाँ पे देता है? इफेक्टर पे देता है। इफेक्टर वो स्थान होता है कि जहाँ पर क्या होगी, और उसमें चेंजेस आएंगे और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करेगा? प्रतिक्रिया देता है। बाकी नर्व्स आप समझते हैं कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जो आपकी सेल्स आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं। और मसल्स यानी कि मांसपेशी जो एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? आपने कहा ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टर। रिसेप्टर और इफेक्टर के बारे में हमने क्या बात की थी? रिसेप्टर क्या करेगा? इन्वायरमेंट से जो भी मैसेजेस हैं उन्हें या फिर जो भी सिग्नल है उसे रिसीव करेगा। और इफेक्टर क्या है? इफेक्टर में वो जो भी इंस्ट्रक्शन आपका ब्रेन देता है वो इफेक्टर में पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपने कहा कि कोई भी रिस्पॉन्ड या कोई भी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन में आपको करना है कि एक डायग्राम बनाना है, जो कि आपके लिए होमवर्क में है। और उस डायग्राम में आपको बताना है कि रिसेप्टर से अगर मैसेजेस आपके ब्रेन तक या सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, तो वहां पर किसके द्वारा पहुंचेंगे? अगर आपके ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दी हैं आपके इफेक्टर को, तो किसके द्वारा दी हैं? ठीक है, तो एक डायग्राम के माध्यम से आप बताएंगे, जिसे आप रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पता है, डायग्राम आप लोग घर से बना करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।